का विषय है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटो के जो काव्य संबंधी विचार है उस पर भी चर्चा की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो चेक कर सकते हो। तो आज जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे, जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया में समुद्र तट के स्थित एक यूनानी उपनिवेश में हुआ था। और अरस्तु जो थे, इनका जो परिवार था उसमें वंश परंपरा से ही वैदिकी जो थी वो चलती आ रही थी। और इनके पिता जो थे वो सम्राट फिलिप के दरबार में वैद्य थे और वो चाहते थे कि अरस्तु जो है वो भी इसी पेशे को अपनाए। परंतु अरस्तु के पिता जो थे वो जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण अरस्तु जो थे वो नहीं कर पाए जो उनके पिता चाहते थे। और उनकी मृत्यु के पश्चात अरस्तु जो थे वो प्लेटो के विद्यापीठ में जाकर दाखिल हो गए थे और वहीं पर जाकर उन्होंने 20 वर्ष तक दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। और अरस्तु जो थे वो प्लेटो के बहुत ही प्रिय शिष्य थे और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के भी थे, जिससे प्रभावित होकर जो प्लेटो थे उन्होंने अरस्तु के बारे में कहा है कि मेरे विद्यापीठ के 2 भाग हैं, एक है शरीर और दूसरा मस्तिष्क। मेरे अन्य सभी छात्र शरीर हैं और अरस्तु मस्तिष्क हैं। ये प्लेटो का कथन है, इसे ध्यान में रखना है। और प्लेटो जो थे उनकी विचारधारा जो थी, अरस्तु उस विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि प्लेटो जो थे वो प्रत्ययवादी थे और एक दार्शनिक थे और अरस्तु जो थे वो साहित्य शास्त्री थे। तो प्लेटो ने जब काव्य को लेकर काव्य पर जो आक्षेप लगाए थे उसका उत्तर जो है वो अरस्तु ने दिया भी था और साथ ही साथ अपना मौलिक चिंतन भी काव्य और अनुकरण को लेकर उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इस पर आगे हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जो अरस्तु की प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो अरस्तु की जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहले तो जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख 400 ग्रंथ हैं जो अरस्तु द्वारा लिखित हैं और उन्हें क्या है 4 भागों में विभाजित किया गया है। तार्किक रचनाएं, वैज्ञानिक रचनाएं, सौंदर्य शास्त्रीय रचनाएं और दर्शन शास्त्रीय रचनाएं। तार्किक रचनाओं के अंतर्गत आ जाती हैं कैटेगरीज, टॉपिक्स, प्रायर एनालिटिक्स और पोस्टेरियर एनालिटिक्स। उसके बाद है प्रोपोजिशंस, इनको आपने ध्यान में रखना है। दूसरी कैटेगरी जो है वो है वैज्ञानिक रचनाओं की। वैज्ञानिक रचनाओं में जो प्रमुख है वो है मेट्रोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल। सौंदर्य शास्त्रीय रचनाओं में आ जाती है रेटोरिक और पोएटिक्स जिसे पेरिपोएटिकेस भी लिखा जाता है। दर्शन शास्त्र में जो रचनाएं हैं उनमें है मेटाफिजिक्स, निकोमाकियन एथिक्स, इसे ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो अन्य रचनाएं हैं वो है पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं जो है वो कोशिश कीजिए याद करने की, क्योंकि इससे पहले जो भी आप नेट के एग्जाम उठाकर देखोगे तो कोई ना कोई इनमें से रचना जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, मतलब जो भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जितने भी आलोचक हैं उनकी रचनाएं जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखने की जरूरत है। कोई ना कोई प्रश्न जो है वो जरूर पूछा जाता है, इसीलिए इसे ध्यान पूर्वक जो है वो आप नोट कर सकते हैं। तो रचनाओं के बाद जो प्रमुख सिद्धांत था अनुकरण, उस अनुकरण शब्द का विवेचन है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहाँ से इस शब्द का आरंभ हुआ था। तो अनुकरण शब्द जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है मिमेसिस। ठीक है, यूनानी भाषा का शब्द है मिमेसिस, उसी से जो है अनुकरण शब्द बना है। और मिमेसिस शब्द जो है वो यूनानी भाषा का है और अंग्रेजी में जिसका रूपांतरण है इमिटेशन। इसी को क्या है अनुकरण की संज्ञा दी गई है। और सबसे पहले ये जो मिमेसिस शब्द है इसका प्रयोग हिम टू अपोलो में किया गया था। हिम टू अपोलो जो होमर की रचना है, होमर की रचना है। और इस रचना में जो डेलास की
किया गया था। कला को जो अरिस्टोफानिस है उन्होंने भी कला को अनुकरणात्मक माना है। ठीक है, तो इसको आपने जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो अरस्तु थे उन्होंने अनुकरण को कोई प्रतिकृति नहीं कहा है, मतलब हूबहू नकल नहीं कहा है, बल्कि अनुकरण को उन्होंने पुनः सृजन या पुनः निर्माण कहा है। ठीक है, कि जब प्लेटो के सिद्धांत की बात करते हैं तो अनुकरण को उन्होंने हूबहू नकल माना है, हूबहू नकल माना है, परंतु जो अरस्तु है उन्होंने हूबहू नकल ना मानकर नकल के साथ अकल की बात की है। अकल का संबंध किसके साथ है? बुद्धि के साथ, व्यक्ति की बुद्धि के साथ, और जिसके पास बुद्धि है उसमें ही सृजनात्मकता या रचनात्मकता का गुण जो है वो आ सकता है। इसीलिए उसने मानव मात्र को विशेष रूप से महत्व दिया है, किसने? अरस्तु ने। ठीक है, क्योंकि मानव जो है उसके पास सृजन शक्ति है, जिसका प्रयोग करके वो कला के क्षेत्र में क्या है, नवीन धारणाएं उत्पन्न कर सकता है, नवीन रचनाएं कर सकता है। इसीलिए प्लेटो की इस धारणा से अरस्तु जो थे वो सहमत नहीं थे। उन्होंने काव्य को हूबहू नकल नहीं माना है, बल्कि पुनः सृजन और पुनः निर्माण माना है। ठीक है, इससे भी ये जो है ये पंक्तियां भी आप लोग देख सकते हो कि अनुकरण पूर्णतः सृजन की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधी घटना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। अभिनव वस्तु मतलब नई वस्तु का निर्माण करता है, यथार्थ और वास्तविक में से। ठीक है, इसे समझाने के लिए जैसे आपको मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि जैसे कुदरत ने हमें वन दिए हैं। वन क्या है? जैसे जंगल जो है, हमारे धरती पर बहुत सारे जंगल हैं, परंतु वो क्या है, अगर व्यक्ति वहां पर भ्रमण करने के लिए जाएगा तो वो सही तरीके से उपयोग में नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ भी जो है सिस्टमेटिकली नहीं है। कहीं पर कोई पेड़ उग रहा है, कहीं कोई झाड़ियां उग रही हैं, परंतु व्यक्ति क्या है, अपनी कला के द्वारा उसे व्यक्ति के प्रयोग में लाने योग्य बना देता है। उसे क्या है, सिस्टमेटिकली क्या है, काट छांट करके उसे एक बाग या बगीचे का रूप दे देता है। तो इसमें क्या है, सृष्टि ने जो हमें दिया है उसमें सुधार किसने किया है? व्यक्ति ने। ठीक है, और उसमें उसकी रचनात्मकता आ गई है, उसकी सृजनात्मकता आ गई है। तो यही चीज जो है वो कला के क्षेत्र में भी आ जाती है। दूसरा अगला पॉइंट जो है, अनुकरण की वस्तुएं या विषय। ठीक है, अनुकरण मतलब काव्य में अनुकरण के महत्व को अरस्तु ने माना है। अब उसमें ऐसे कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग करके वो क्या है, काव्य का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो इसे क्या है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रतीयमान, दूसरा है संभाव्य और तीसरा है आदर्श। ठीक है, प्रतीयमान के अंतर्गत क्या आ जाता है, मतलब वस्तुएं जैसी हैं, जैसी हमें दिखती हैं, जिसका संबंध जो है वो यथार्थ से है, यथार्थ से है। ठीक है, इसे समझाने के लिए आप निराला की जो कविता है भिक्षुक, उसमें से ये पंक्तियां देख सकते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो यहाँ पर क्या है, जो निराला है उन्होंने यथार्थ का चित्रण किया है कि एक भिक्षु की दशा का वर्णन किया है। जैसे उसे कवि देख रहा है वैसा ही वर्णन जो है उसने अपने कविता के माध्यम से कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, यथार्थ का वर्णन। आगे है संभाव्य। तो संभाव्य में क्या हो सकता है कि वो वस्तुएं जो है जैसी है नहीं मगर हो सकती हैं। इसमें कल्पित यथार्थ होता है, कल्पित यथार्थ। ठीक है, इसमें इसे समझाने के लिए मैंने भिक्षुक कविता की ही पंक्तियां ली हैं। तो पंक्तियां हैं कि ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सी
दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। ठीक है, तो इसमें जो स्थिति वास्तव में नहीं है परंतु उसके होने की संभावना जो कवि है वो कर रहा है। ठीक है, इसमें यथार्थ था और इसमें कल्पित यथार्थ था। ठीक है, कवि के मन में जो भिक्षुक के प्रति संवेदनाएं थी उसके द्वारा वो उसके सभी दुखों को हर लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कल्पित यथार्थ है, संभाव्य है। अगला जो है वो है आदर्श। तो आदर्श में होता है कि वस्तुओं को जैसा होना चाहिए उसकी बात की जाती है। तो इसमें भी मैंने जो पंक्तियां ली हैं वो रामचरितमानस में से है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कामू नहीं व्यापा। ठीक है, तो इसमें राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है, राम राज्य की बात है। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जहाँ पर राम राज्य व्याप्त होता है वहां पर ना तो कोई देह को रोग होता है और ना ही कोई जो है दैविक प्रकोप होता है और ना ही कोई भौतिक आपदा जो है वहां पर आती है। तो इन पंक्तियों का अनुसरण करके ही जो भावी कवि हैं वो आदर्श समाज की परिकल्पना कर सकते हैं कि राम राज्य जो है या कोई भी समाज जो है उसे किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है अनुकरण के विषय है। तो इसमें से प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श, तो इसमें से जो प्लेटो ने बात की है उसका संबंध केवल प्रतीयमान से है। प्रतीयमान मतलब यथार्थ से है, परंतु जो अरस्तु थे उन्होंने प्रतीयमान यथार्थ में क्या है संभाव्य और आदर्श को भी सम्मिलित कर दिया है। ठीक है, तो इसमें से इसका संबंध प्रतीयमान का संबंध केवल यथार्थ से है और संभाव्य और आदर्श जो है वो कल्पना पर आधारित है, सृजनात्मकता पर आधारित है। आगे है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। तो इसमें पहला जो है वो है कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, तो कविता जगत की अनुकृति है। तो यहाँ तक तो दोनों की जो सहमति थी, प्लेटो जो थे उन्होंने भी कविता को जगत की अनुकृति माना है और अरस्तु ने भी, परंतु इसके आगे जो है दोनों की विचारधारा अलग है, क्योंकि अरस्तु जो है उन्होंने माना है कि अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति, क्योंकि अनुकरण के द्वारा मनुष्य जो है वो बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, कोई भी कवि है या कोई भी लेखक है उससे पूर्व जो प्रसिद्ध लेखक हुए हैं तो उनकी रचनाओं को पढ़कर वो बहुत कुछ ग्रहण करता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, रचनात्मकता की शक्ति है। ठीक है, उससे अपने पूर्व लिखित रचनाओं को पढ़कर वो बहुत कुछ सीखकर कुछ नया लिख सकता है उससे देखकर। परंतु जो प्लेटो थे उन्होंने कहा है कि जो भी अनुकृति कवि करता है, जो भी वो लिखता है वो केवल दैवी प्रेरणा है, केवल ईश्वर के द्वारा ही जो है वो सब कुछ लिखवाया जाता है। परंतु वास्तविकता क्या है कि अनुकरण जो है वो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। दूसरा जो है वो है अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। ठीक है, अनुकरण को क्या माना है कि इससे आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु जो प्लेटो थे उन्होंने काव्य के क्षेत्र में जो आनंद है उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पर, आनंद की जगह पर उन्होंने, जो प्लेटो थे उन्होंने उपयोगिता और नैतिकतावाद को प्रमुखता दी थी। और जो अरस्तु है उन्होंने माना है कि आनंददायक है जो कि अनुकरण है। तीसरा पॉइंट है अनुकरण के माध्यम से भयमूलक वस्तुओं को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो। और भयमूलक वस्तुओं को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि ये सारी जो हैं ये कला से संबंधित हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है नकल करना। ठीक है, आप जैसे कोई हॉरर मूवी भी देखते हो, वास्तविकता में ये जो भूत प्रेत है किसी ने नहीं देखा होता है ना, परंतु जब वो कला के माध्यम से उसे देखते हैं तो उसे देखकर, हॉरर मूवीज जैसे हैं उन्हें देखकर क्या है आनंद की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि हमारे जो भाव हैं, चाहे वो क्रोध हो, हास्य हो, किसी भी प्रकार का भाव हो, भय भी हमारे एक प्रकार का भाव ही है। ठीक है, जो उचित
होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भयमूलक वस्तुओं को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं आनंद की प्राप्ति भी होती है, और वो संभव कैसे है? केवल अनुकरण के माध्यम से। चौथा पॉइंट है, काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है नाटक। अब नाटक जो है इसमें भी अनुकरण जो है वो बहुत ही जरूरी है, और नाटक को इन्होंने सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला माना है। और अरस्तु जो थे उन पर प्रभाव जो इनसे पहले हुए हैं, जो भी नाटककार हुए हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसमें से होमर के जो महाकाव्य है उनका प्रभाव देखा जा सकता है। एस्किलस, यूरिपिडिस, सोफोक्लीज, इन नाटककारों का प्रभाव जो है वो विशेष तौर पर क्या है? अरस्तु की रचनाओं में देखा जा सकता है। अब आगे हम जब त्रासदी का विवेचन करेंगे, त्रासदी से संबंधित इनका जो सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे, उसमें हम ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से ऐसे नाटककार थे जिनका प्रभाव अरस्तु पर पड़ा है। अगला पॉइंट है कथानक के 3 प्रकार। आप लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र में भी पढ़ा होगा कि काव्य के जो कथानक हैं वो उसके 3 प्रकार माने गए हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात जो होती है वो इतिहास पुराण से संबंधित होती है, और उत्पाद्य जो है वो कवि कल्पना पर आधारित होती है, और मिश्र जो है मतलब दोनों का, प्रख्यात और उत्पाद्य का मिश्रण होती है। इसी तरह से जो अरस्तु हैं उन्होंने भी कथानक के 3 प्रकार माने हैं, ऐतिहासिक, दंत कथा मूलक और कल्पित। तो इसमें से ऐतिहासिक और दंत कथा मूलक जो है ये बाहरी जगत से संबंध रखती है। ठीक है, बाहरी जगत से संबंधित है तो स्वाभाविक है ये अनुकरण पर भी आधारित ही होंगी। ये दोनों जो है ऐतिहासिकता और दंत कथा मूलक जो कथानक हैं बाहरी जगत से संबंधित है और अनुकरण पर आधारित हैं। और तीसरा प्रकार जो आ जाता है वो है कल्पना या कल्पित। ठीक है, कल्पित जो है ये जो है जो भी कवि है या लेखक है उसकी रचनात्मकता से संबंधित है, उसकी सृजनात्मकता से संबंधित है। कल्पना जो है क्योंकि वो उसकी खुद की कल्पना होती है। ठीक है, इसमें कोई भी दंत कथा मूलक या ऐतिहासिकता का प्रभाव ज्यादातर नहीं होता, उसकी निजी अनुभूति कह सकते हैं आप, या उसकी आंतरिक अनुभूति पर आधारित होती है कल्पना। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार के कथानक माने हैं, ऐतिहासिक, दंत कथा मूलक और कल्पित। आगे है इतिहास तथा काव्य की तुलना। अरस्तु जब इतिहास और काव्य की तुलना करते हैं तो वो काव्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो वस्तुपरक होता है और काव्य में विचार और अनुभूति का आश्रय लिया जाता है। इतिहासकार जो होता है वो तथ्यों का निरूपण करता है, और इतिहास में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका वर्णन होता है, जबकि काव्य में आदर्श और संभाव्य की बात होती है, मतलब जो होने वाला है या जो होना चाहिए इस पर विचार किया जाता है। और इतिहास जो है उसमें विशेष की अभिव्यक्ति होती है और काव्य में सामान्य की अभिव्यक्ति होती है। और एक और जो है इतिहास आपको बताया ही था कि तथ्यों पर आधारित होता है और काव्य विचारात्मकता पर आधारित होता है। इसके लिए आपको एक उदाहरण जो है वो ताजमहल की आप उदाहरण दे सकते हैं कि इतिहासकार जो है वो ताजमहल को एक स्मारक के रूप में देखेगा और उसका वर्णन कैसे करेगा कि ताजमहल का निर्माण कब किया गया, किसने करवाया, कितने मजदूरों द्वारा करवाया गया। इस तरह से वो जो है अपने विचार प्रस्तुत करेगा। जबकि काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता है, उन्होंने भी ताजमहल के बारे में बात की है, परंतु उनका जो ताजमहल को लेकर दृष्टिकोण है वो इतिहासकार के दृष्टिकोण से अलग है, क्योंकि उन्होंने विशेष स्मारक की बात ना करके सामान्य जन की बात की है। ठीक है, उसका जो है इन पंक्तियों के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं। ये पंक्तियां हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन
जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौन में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। ठीक है, इनमें मतलब एक तरह संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ कि इसमें जो जो लोग मर चुके हैं उनकी याद में जो भव्य स्मारक बनाकर पूजे जा रहे हैं उस चीज का खंडन किया है, और जो संसार में रहते हुए लोग भूख से व्याकुल हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके दुख दर्द की बात जो है वो इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, और इतिहासकार की दृष्टि में वही ताजमहल जो है एक भव्य स्मारक के रूप में वो देखता है, और कविता लिखने वाला जो है वो उसी ताजमहल को रूढ़िवादी स्मारक के रूप में देखता है। तो इस तरह से अंतर जो है वो आप समझ सकते हो। और आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में अरस्तु के जो अगले सिद्धांत है विवेचन सिद्धांत और त्रासदी, इस पर भी बात करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट देकर फीडबैक जरूर शेयर कीजिए।